नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहार जीएस स्कूल में। जो भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बीपीएससी ट्री 3.0 और 4.0 के लिए जो आगामी परीक्षाएं शिक्षक भर्ती की बिहार में होने वाली हैं, उसके फोकस करके लोग ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोग ऑलरेडी 3 एपिसोड कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं, कांग्रेस की स्थापना, उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग, सूरत विभाजन, दिल्ली दरबार का आयोजन, गद्दार पार्टी, कामागाटा मारू प्रकरण, होम आंदोलन, लखनऊ अधिवेशन कंप्लीट कर चुके हैं। आज के टॉपिक में हम लोग चंपारण सत्याग्रह से लेकर के खिलाफत आंदोलन तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक चंपारण सत्याग्रह से। तो हम लोग लखनऊ अधिवेशन के अंतर्गत यह देखे थे कि जब गांधी जी लखनऊ पहुंचते हैं तो वहां से मोतिहारी के राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी से मिलते हैं और चंपारण के किसानों से संबंधित जितनी भी समस्याएं थी, तिनकठिया प्रणाली, तकावी ऋण की समस्या से गांधी जी को परिचित करवाते हैं और गांधी जी से निवेदन करते हैं कि आप चंपारण आकर उन किसानों की समस्याओं को समझें और उनके लिए आवाज़ उठाइए। गांधी जी इन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए 10 अप्रैल 1917 को मोतिहारी पहुंचते हैं, जहां से वो चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह के अंतर्गत महात्मा गांधी जो अपना सत्याग्रह का पहला प्रयोग करते हैं, यहाँ से बीपीएससी में प्रश्न आती है कभी कभी कि गांधी जी अपने राजनीतिक जीवन में या तो आज़ादी के संघर्ष के दौरान प्रथम बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किए थे। तो चंपारण सत्याग्रह में, चंपारण आंदोलन के अंतर्गत 1917 में किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग करेंगे। और चंपारण सत्याग्रह पीछे मुख्य रीजन क्या था, गांधी जी ने क्यों इस आंदोलन को शुरू किए थे। तो जैसे कि हम आपको भी बताए थे कि राजकुमार शुक्ल वहाँ के जो स्थानीय किसान थे वो तिनकठिया प्रणाली की समस्या से ग्रसित थे। ये तिनकठिया प्रणाली थी क्या, तो 3/20, यानी कि यदि किसी किसान के पास 1 बीघा जमीन है जिसके अंदर 20 कट्ठा होता है, तो उसमें से 3 कट्ठा पर नील की खेती की जाती थी। खेती करना अनिवार्य था। ठीक है, लेकिन जब 1890 के दशक में ब्रिटेन में, खासकर जर्मनी में रासायनिक रंगों का आविष्कार हुआ, उसके बाद से लेकर के तिनकठिया प्रणाली या नील की खेती लाभप्रद नहीं रह गया था, जिसके कारण वहाँ के किसान परेशान थे। लेकिन वे ऑलरेडी एग्रीमेंट कर चुके थे, इसलिए उन्हें मजबूरन तिनकठिया प्रणाली को पालन करना पड़ता था। इसी समस्या को लेकर के गांधी जी इस आंदोलन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ तो समझ में आएगा तिनकठिया प्रणाली क्या थी। तिनकठिया प्रणाली में 3/20 भाग पे, कुल भूमि में का 3/20 भाग पे नील की खेती करना आवश्यक था। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछता है कि तिनकठिया प्रणाली में या चंपारण सत्याग्रह में कितने प्रतिशत भूमि पे या कितनी भूमि पे नील की खेती करना किसानों के लिए अनिवार्य थी, तो 3/20 भाग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को इन समस्याओं से अवगत कराया था। तो अब हम आपको लखनऊ अधिवेशन में भी बताए थे कि जब लखनऊ गांधी जी पहुंचे थे तो वहाँ ही राजकुमार शुक्ल उनसे मिलते हैं और किसानों की समस्याओं से उन्हें रूबरू करवाते हैं और गांधी जी उन समस्याओं को गंभीरतापूर्वक लेते हुए 10 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचते हैं। ठीक है, और जब चंपारण पहुंचते गांधी जी 3 समस्याओं की जांच करते हैं, तो इसी गंभीरता को देखते हुए सरकार एक समिति का गठन करते हैं, जिसमें गांधी जी भी एक सदस्य थे। देखिए यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है, आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि क्या यह सही है या गलत है, या इसके बारे में विचार कीजिए कि सरकार द्वारा गठित समिति में गांधी जी भी एक सदस्य थे या नहीं। तो उसका एक गांधी जी भी सदस्य थे
और गांधी जी इस समिति को यह समझाने में सफल रहते हैं कि यह प्रणाली अवैध है, या तो किसानों के हित में नहीं है, इससे किसानों को अधिक नुकसान हो रही है, ऋणग्रस्त की समस्या से वो परेशान हो रहे हैं, और अंततः सरकार इस तीन कठिया प्रणाली को समाप्त करने का फैसला लेती है, जिसके कारण गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह या प्रथम आंदोलन चंपारण सत्याग्रह सफल होती है। ठीक है। अब इसी आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा था। अभी तक वो करमचंद गांधी ही कहलाते थे, लेकिन जब चंपारण सत्याग्रह में किसानों की समस्याओं को लेकर के मोतिहारी पहुंचते हैं, वहाँ पर ब्रिटिश सरकार के झुकने के लिए मजबूर करते हैं, उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर उन्हें महात्मा कहकर पुकारते हैं। तो यहाँ से प्रश्न देखिए, दो प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि कब दी गई थी। तो एक हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ठीक है। किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक बात को और ध्यान में रखना है कि जब महात्मा गांधी चंपारण में सत्याग्रह के दौरान थे, तो उनके साथ और कौन कौन राजनीतिक नेता थे या स्थानीय नेता थे जो उनके सहयोगी थे। बीपीएससी ट्री 2.0 में यहाँ से एक प्रश्न आया है। ठीक है। तो उसमें थे राजेंद्र प्रसाद थे, ब्रज किशोर प्रसाद थे, महादेव देसाई थे, नरहरि पारिक थे, जेबी कृपलानी थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा थे और मजरूल हक थे। ठीक है। एक कुछ इम्पोर्टेंट नाम है जिसका मैंने एक लिस्ट तैयार किया, आपको इसे हर हाल में याद रखना है। कोई भी 4 नाम 3 नाम दे देगा और आपको चयन करना होगा उसमें कौन सा सही है। और बीपीएससी ट्री में तो एक समस्या यह भी है कि इनमें से कोई नहीं और 2 या 2 से अधिक भी ऑप्शन रहती है, तो आपको सभी नामों को एक बार अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह यहाँ होता है कंप्लीट हम लोग का। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जब चंपारण सत्याग्रह कंप्लीट होती है, उसके बाद गांधी जी का द्वितीय आंदोलन कौन सा था? तो अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन 1918। यह कब शुरू होता है? तो 1918 में होता है। देखिए, ईयर याद रखना जरूरी है, मैच करने के लिए दे सकता है आपको। चंपारण कब हुआ था, अहमदाबाद कब हुआ था, खेड़ा कब हुआ था, सहयोग कब हुआ था। तो चंपारण 1917 में हुआ था। उससे पहले 1916 में लखनऊ अधिवेशन पढ़े थे, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? अंबिकाचरण मजूमदार। जहाँ पे नरम दल गरम दल फिर से वापस कांग्रेस में मिल जाते हैं, दोनों लीग और कांग्रेस की समझौता होता है। ठीक है। तो जब चंपारण सत्याग्रह सफल होता है, उसके बाद महात्मा गांधी अहमदाबाद के मिल मजदूरों के जो समस्या थी उसको लेकर के 1918 में एक आंदोलन शुरू करते हैं, जिसे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन बोल सकते हैं या अहमदाबाद हड़ताल बोल सकते हैं। ठीक है। यह महात्मा गांधी का पहला भूख हड़ताल था। इसका कारण क्या था कि अहमदाबाद के मिल मजदूरों के सामने ऐसी कौन सी समस्या उत्पन्न हो गई थी जिसके कारण उन्होंने हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया। तो उस समय न अहमदाबाद में प्लेग नामक एक बीमारी थी जो फैल रखी थी, और उससे बचाव के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, मजदूरों को प्लेग बोनस देने के लिए घोषणा किया था। और जब प्लेग की बीमारी ख़त्म हो गई, उसके बाद यह बोनस वापस लेने की तैयारी में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, लेकिन उसमें मजदूरों की समस्या इतनी गंभीर थी कि बोनस उनके लिए अति आवश्यक था, नहीं तो उनकी दिनचर्या और दयनीय हो जाती। इसी को लेकर के अहमदाबाद के जितने भी मिल मजदूर थे वो हड़ताल पर चले जाते हैं, और इनका नेतृत्व आगे चल करके गांधी जी करते हैं। ठीक है। तो समस्या क्या थी? जो मिल मालिक थे वो 20% बोनस देने के लिए राजी थे, मतलब 20% बोनस देने के लिए तैयार थे, लेकिन गांधी जी और मजदूरों की मांग थी कि नहीं, कम से कम 35% दिया जाए। ठीक है। तो आपको इस पॉइंट को भी याद रखना है। यहाँ से भी बीपीएससी प्रश्न पूछी है कि अहमदाबाद मिल मजदूरों के द्वारा कितना % बोनस की मांग की गई थी? तो 35%। ठीक है। 35%। जबकि गवर्नमेंट कितना % दे रहे थे? गवर्नमेंट 20% दे रहे थे। ठीक है। तो आपको इस बात को भी यहाँ पे ध्यान रखना है। गवर्नमेंट 20% देने के लिए तैयार थे। ठीक है। तो जो पूरी समस्या थी, इसकी जांच के लिए एक न्यायाधिकरण को सौंप दिया जाता है, न्यायाधिकरण को। ठीक है। और न्यायाधिकरण लास्ट में अपना एक निर्णय सुनाता है कि मजदूरों की मांग जायज़ है और उनको 35% बोनस देने को कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप लोग कि इस पूरे आंदोलन में अंबालाल भाई जो थे, उनकी बहन अनसुईया बहन, ठीक है, अनसुईया बेन, बहन नहीं, अनसुईया बेन होगा, गांधी जी के मुख्य सहयोगी थे। यहाँ से भी प्रश्न पूछती है कि गांधी जी के मुख्य सहयोगी में कौन थे? तो अनसुईया बेन थे। ठीक है। तो प्रथम भूख हड़ताल हो गया कौन? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन।
प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह थी। आपको दोनों पॉइंट को याद रखना है, दोनों का वर्ष याद रखना है। यहाँ पे 35% आपको याद रखना है, ठीक है। और बाकी जो भी एक दो पॉइंट छूटेंगे इसमें, या में कभी आए हैं, उसको हम MCQ सीरीज में ऐड करते चलेंगे। MCQ का एक सीरीज लेकर के हम आ रहे हैं आप लोग के लिए जल्द ही, 1-2 दिन में वो अपलोड कर दिया जाएगा यूट्यूब पे। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जो भी भाई बहन अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ नीचे लाल बटन आपको दिखाई दे रहे होंगे, उसको प्रेस कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है खेड़ा सत्याग्रह। तो देखिए 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, और उससे पहले अहमदाबाद हुआ था। तो दोनों का क्रम याद रखिएगा। BPSC यहाँ से भी प्रश्न पूछिए, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा तीनों को एक क्रम में से जाने के लिए दे दिया गया था। तो फर्स्ट में कौन जाएगा? फर्स्ट में तो सबको याद होगा चंपारण। क्यों? क्योंकि सबको पता था कि वो 1917 में हुआ था, ठीक है। लेकिन अहमदाबाद और खेड़ा में समस्या उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले अहमदाबाद, ठीक है, उसके बाद खेड़ा। अहमदाबाद ये 1918 में ही हुआ था और उसके बाद खेड़ा होती है, ठीक है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनती है। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था, भूख हड़ताल था, और ये प्रथम असहयोग था, कौन सा? खेड़ा। यहाँ से भी प्रश्न पूछती है, ठीक है, कि प्रथम असहयोग आंदोलन कौन था गांधी जी का। दे दीजिएगा आपको रॉलेट के जलियांवाला बाग, चंपारण, अहमदाबाद। तो कन्फ्यूजन नहीं करना है, खेड़ा जो थी गांधी जी का प्रथम असहयोग आंदोलन था, ठीक है। खेड़ा में क्या हुआ था कि अकाल पड़ने के कारण जो वहाँ के किसान थे उनकी फसल बर्बाद हो जाती है, और सरकार उस समय जो कर था, टैक्स था, जिसको मालगुजारी बोला जाता था, वो ज़बरदस्ती वसूलने का प्रयास कर रही थी, जिसके कारण किसानों की समस्या बदतर होती जा रही थी। और इसी समस्या को लेकर के वहाँ के जो स्थानीय किसान थे खेड़ा के, जो गुजरात में पड़ती हैं, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक आंदोलन छेड़ देती है, जिसका नेतृत्व गांधी जी ही करते हैं। और उनमें अन्य नेता शामिल थे वल्लभ भाई पटेल, इंदु लाल याग्निक, गुजरात सभा के जितने भी सदस्य थे उस समय, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य भी शामिल थे। ये प्रश्न आ सकता है कि कौन कौन शामिल थे। तो नेतृत्व तो गांधी जी ने प्रदान किए ही थे, लेकिन अन्य में शामिल थे वल्लभ भाई पटेल, इंदु लाल याग्निक, गुजरात सभा के सदस्य, और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। और सरकार का आदेश आया कि उन्हीं लोगों से वसूला जाए जो किसान जो टैक्स था, कर था, वो देने की स्थिति में हो, बाकी जो नहीं देने की स्थिति में उन्हें छोड़ दिया जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से गांधी जी के तीनों आंदोलन, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, सफल रहती है, ठीक है। अब तीनों के बारे अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, हम ही करवा देते हैं, ठीक है। चंपारण कब हुआ था? 1917 में, ठीक है। क्या था? पहला सत्याग्रह था, कावेरी और तीन काठिया प्रणालीकरण। गांधी जी को किसने समस्याओं से अवगत करवाया था? राजकुमार शुक्ल समिति के सदस्य गांधी जी भी थे, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार इनको महात्मा बोला था। मुख्य सहयोगी में कौन कौन थे? ब्रज किशोर प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद थे, महादेव देसाई थे, नरहरि पारिक थे, JB कृपलानी थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, मजरूल हक थे, ठीक है। अहमदाबाद 1918 में होगा, और ये प्रथम भूख हड़ताल थी, प्लेग बोनस के कारण हुई थी। लास्ट में 35% की जो मांग थी वो कबूल कर ली जाती है, ठीक है। अब मुख्य सहयोगी में थे अनसुईया बेन। उसके बाद हो जाएगा खेड़ा सत्याग्रह, प्रथम असहयोग, ठीक है। फसल बर्बाद हो चुकी थी, अकाल पड़ रही थी, टैक्स देने की स्थिति में किसान नहीं थे, ठीक है। इसका नेतृत्व गांधी जी ने किए थे, और अन्य नेता में वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक, दो इंपॉर्टेंट अन्य नेता भी थे, उसको भी याद रखना है। सरकार का आदेश क्या आया था कि कर उन्हीं से वसूला जाए जो देने के स्थिति में हो, ठीक है। ये कब हुआ था? 1918 में। तीनों का क्रम क्या होगा? पहले चंपारण, उसके बाद अहमदाबाद, फर्स्ट में चंपारण, दूसरा में अहमदाबाद और तीसरा में खेड़ा, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। अब नेक्स्ट आ जाइए, रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट कब आया था? ये था क्या, पहले इस पर बात करते हैं। तो 1919 में ब्रिटिश सरकार जो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां पनप रही थी, या राष्ट्रीय आंदोलन जो जोर शोर पकड़ रही थी, उसे दबाने के लिए कानून पारित कर दिया था, जिसे रॉलेट एक्ट बोला जाता था। और इस कानून के अंतर्गत ब्रिटिश मजिस्ट्रेट जो थी उस समय इंडिया में,
वो किसी भी व्यक्ति या किसी भी क्रांतिकारी या राजनीतिक जो नेता थे उन्हें बिना किसी वजह के मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर सकती थी। ठीक है, इसलिए इसे अंधा कानून, बेजुबान कानून, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के कानून की संज्ञा दिया जाता है। ठीक है, अब इसका पृष्ठभूमि क्या था? तो 1917 में सर सिडनी थे, सर सिडनी रॉलेट, उनकी अध्यक्षता में एक सेडिशन कमेटी गठन किया जाता है। ठीक है, और इसी कमेटी के सिफारिश पर रॉलेट एक्ट लाया जाता है। इस कमेटी का कार्य था कि इंडिया में जो परिस्थिति उसमें उत्पन्न हो रही थी उसके बारे में अध्ययन करना और सरकार को सिफारिश करना। तो जो सेडिशन कमेटी के सिफारिश पर ही रॉलेट एक्ट लाया गया था। आपको प्रश्न पूछ सकता है कि रॉलेट एक्ट किस कमेटी के सिफारिश पे आई थी? तो सर सिडनी रॉलेट थे या सेडिशन कमेटी। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत में क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलना या दबाना। बीपीएससी ट्री में यहाँ से प्रश्न आ सकता है। ठीक है, प्रश्न कैसे बनाएगा? रॉलेट एक्ट 1919 का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, जिसमें से एक रहेगा भारत में क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलना। आपको उस पर सिलेक्ट करना है। ठीक है, आपको बता ही दिए थे कि मजिस्ट्रेट केवल संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को जेल में डाल सकता है। इसे बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा गया। गांधी जी ने जब ये एक्ट आया था अप्रैल में, तो 6 अप्रैल को हड़ताल की घोषणा करते हैं। ठीक है, अंग्रेजों के विरोध होती सत्याग्रह सभा भी गठित किया जाता है यहाँ पे, और 9 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट जो डेट है ना इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बीपीएससी प्रश्न पूछती है कि गांधी जी को रॉलेट एक्ट के तहत या उसके विरोध में कब गिरफ्तार की गई थी? तो 9 अप्रैल 1919 को। हड़ताल का घोषणा गांधी जी कब किए थे? तो 6 अप्रैल 1919 को। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब रॉलेट एक्ट जब आई थी तो गांधी जी ने क्या किया? 6 अप्रैल को क्या बोलते हैं, हड़ताल की घोषणा करते हैं, और 9 अप्रैल को उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। और साथ ही उसमें 2 अन्य पंजाब के बड़े नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू 9 अप्रैल को ही गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। ठीक है, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ये दोनों नाम आपको याद रखना है। बीपीएससी यहाँ से भी प्रश्न पूछी है कि 9 अप्रैल को या जालियांवाला बाग हत्याकांड के अंतर्गत किन नेताओं को पंजाब में गिरफ्तार किया गया था? तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू थे उस समय। अब इन्हीं लोग की जब गिरफ्तारी हुई तो इसके विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया था। इन लोगों के मतलब छुड़ाने के लिए, तो इनके लिए हड़ताल कर रहे थे लोग, प्रदर्शन कर रहे थे कि सरकार मनमानी तरीके से इन्हें गिरफ्तार क्यों किया। और जब सभाएं चल रही थी जालियांवाला बाग हत्या बाग में, तो वहाँ पे पहुँचते हैं उस समय जो पंजाब के जनरल थे जिनका नाम था जनरल डायर, उस पूरी सभा पे गोली चलाने के आदेश दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद इस हत्याकांड के बाद अप्रैल में ही गांधी जी ने इस आंदोलन की वापसी की घोषणा करते हैं। और इन्हीं आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो अपनी नाइटहुड की उपाधि थी वो लौटा दिए थे। ठीक है, आपको याद रखना। प्रश्न यहाँ से देखिए बीपीएससी पूछी है कि कौन नाइटहुड की उपाधि लौटाया था जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में? रविन्द्रनाथ टैगोर। यही रविन्द्रनाथ टैगोर थे जो 1917 में गांधी जी को महात्मा बोले थे चंपारण सत्याग्रह में। और उसमें दीनबंधु सी एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या कहा था। बीपीएससी ये भी पूछ चुकी है प्रश्न, आपको इसको भी याद रखना है। ठीक है, शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिए थे, सदस्यता त्याग दिया था अपना। कौन? शंकर नायर। यहाँ पे देखिए और गांधी जी भी कैसर हिंद की उपाधि लौटा देते हैं। तो जो टैगोर थे वो नाइटहुड की उपाधि लौटाएंगे, गांधी जी कैसर हिंद की उपाधि। कैसर हिंद की उपाधि गांधी जी को क्यों दिया गया था? प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों को सहायता करने के लिए। ठीक है, उसके उपलक्ष्य में दिया गया था। तो पूछेगा किसकी गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन हो रहा था जालियांवाला बाग में? डॉक्टर सत्यपाल सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई? 13 अप्रैल 1919 को। उस समय जो गोली चलाने का आदेश दिया था उस अधिकारी का नाम क्या था? जनरल डायर थे। और इसी जनरल डायर को 1940 में उधम से जाकर के ब्रिटेन में गोली मार देते हैं। कौन? 1940 में उधम सिंह। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे क्रांतिकारी आंदोलन में, लेकिन आपको लोगों को यहाँ पे इसको याद रखना है। ठीक है, और प्रश्न ये भी आ सकता है कि कार्यकारिणी परिषद से सदस्यता कौन त्यागा था? शंकर नायर।
यहाँ से जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हम लोग का कंप्लीट होता है। उससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट है। जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी 13 अप्रैल 1919 को, तो उसकी जांच पड़ताल के लिए कांग्रेस एक कमेटी का गठन किया था कि कहाँ तक सही है, क्या गलत है, इसमें सरकार इसके प्रति क्या निर्णय ले रही है। उस कमेटी के अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय वही हैं जो 1916 में लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते का विरोध कर रहे थे। ठीक है। समिति के अन्य सदस्य कौन कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे, CR दास थे, अब्बास तैयब जी थे, SR जयकर थे। महात्मा गांधी एक और कौन कमेटी के सदस्य थे? अभी हम लोग पढ़े थे जस्ट पहले, चंपारण में जो किसान आंदोलन के लिए या किसानों की समस्या के लिए जो कमेटी गठन की गए थे उसके सदस्य थे। ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने इस हत्याकांड के लिए हंटर आयोग का गठन किया था। BPSC ये भी प्रश्न पूछी है कि ब्रिटिश सरकार ने किस आयोग का गठन किया था, तो हंटर आयोग। ठीक है, हंटर आयोग, जिसमें 3 भारतीय सदस्य थे, चिमन लाल सीतलवाड़, सुल्तान अहमद और जगत नारायण। इन तीनों का नाम भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको भी याद रखना है। चिमन लाल सीतलवाड़, सुल्तान अहमद, जगत नारायण। ठीक है। सरदार उधम सिंह 1940 में कैप्टन हॉल में माइकल ओडायर की हत्या कर दी है। ठीक है, ये भी हम लोग पढ़े थे ना, अभी जस्ट आप लोग को बताया है। 30 जुलाई 1940 को उधम सिंह को फांसी दे दी जाती है। यहाँ से BPSC प्रश्न इस बार पूछ सकती है, क्योंकि इसके आसपास के जो टॉपिक थे, चंपारण सत्याग्रह से प्रश्न आ चुका है, असहयोग आंदोलन से आ चुका है, हो सकता है रॉलेट एक्ट या अहमदाबाद या खेड़ा से प्रश्न 3.0 या 4.0 में पूछ लिया जाए। ठीक है, तो हम लोग इस टॉपिक में चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल कौन कौन कंप्लीट किए हैं। चंपारण सत्याग्रह हो गया, अहमदाबाद हो गया, खेड़ा हो गया, रॉलेट एक्ट हो गया और जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग खिलाफत आंदोलन से लेकर के असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना इस वीडियो में। धन्यवाद। हमारा यूट्यूब पर MCQ BPSC 3.0, BPSC 3.0, बिहार पुलिस और बिहार जो स्टेट के एग्जाम होने वाली है उसके लिए एक MCQ का सीरीज आने वाली है। ठीक है, आप लोग उसको जरूर देखिए, और जो भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।